हेलो। नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस 2023 के मैथ्स के प्रश्न सोल्व करेंगे। और ये जो पेपर है आपका 13 सितंबर 2023 को शिफ्ट फर्स्ट में हुआ था और ये आज हमारा प्रैक्टिस सेट 22 है। ठीक है। और देखिए कल हम स्टार्ट कर देंगे एसएससी सीएचएसएल की प्लेलिस्ट को। अब हम और ज़्यादा लेट नहीं करेंगे। ठीक है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। अब इसमें देखिए x का मान आपको कैलकुलेट करके बताना है और इसमें आप क्या करेंगे, 6 दूनी का 12 और एक 13/2 बन जाएगा। और यहाँ पर गुणा में 5 दूनी का 10 और ये 14/5 बन जाएगा। और ये गुणा में चेंज करेंगे तो ये 1/x हो जाएगा। और ये बराबर की साइड हमारे पास 7/10 है। 7 से डिवाइड करते ये 14 2 बार कटता और 2 से ये 2 कट जाता। 5 से ये 10 डिवाइड होता 2 बार कट जाता। और ये देखिए 13 दूनी का 26 हो जाता। ये x इधर आकर 1 से गुणा होता, यानी कि x बराबर हमारे पास कितना मिल जाता, 26 मिल जाता। तो ऑप्शन नंबर 2 आपके पास यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाता। इसमें देखिए एक कैलकुलेटर को 1080 में बेचने पर 10% की हानि होती है और यदि कैलकुलेटर को 1350 में बेचा जाता है तो लेन देन का निव्वल परिणाम क्या होगा। अब देखिए अगर हम कैलकुलेटर का कॉस्ट प्राइस जो है वो 100 यूनिट मान लेते हैं तो सेलिंग प्राइस जो है ये आपके पास क्या हो जाता भाई, 10% का लॉस हो रहा है, यानी कि 90 में कैलकुलेटर बेचा गया होगा। जबकि प्रश्न में कैलकुलेटर का कॉस्ट प्राइस जो है ये आपको बताया गया कितना है, 1080 है। तो यहाँ पर डेटा जो है आपको 12 गुना दिखाई पड़ रहा है। तो कॉस्ट प्राइस जो है ये भी 100 ना होकर 100 का 12 गुना हो जाता है, यानी कि 1200 आपके पास यहाँ पर कैलकुलेटर का कॉस्ट प्राइस आ जाता। ठीक है। अब यहाँ पर जो नया सेलिंग प्राइस है वो आपको यहाँ पर बताया गया, यदि इसे 1350 में बेचा जाता तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 150 रुपये का यहाँ पर प्रॉफिट होता। तो यहाँ पर 150 रुपये का प्रॉफिट होता कितने पर, 1200 पर, और गुणा 100 करते तो यहाँ पर 2 0 से तो 2 0 कट जाते, यानी कि 150 के अंदर आपको 12 का डिवाइड करना था। तो 12 बार चला जाएगा, बचेगा 6 और यहाँ पर 6/12 मतलब 1/2% आपके पास यहाँ पर ये प्रॉफिट आएगा, क्योंकि अधिक में बेची जा रही है। तो 12 से 1/2% का यहाँ पर लाभ होगा। अब इसमें देखिए यहाँ पर दिसंबर के माह में बेची गई पुस्तकों की संख्या प्रति माह बेची गई पुस्तकों की औसत संख्या से कितनी कम है। अब यहाँ पर देखिए डेटा तो यहाँ पर क्लियर दिखाई नहीं पड़ रहा है। देखिए यहाँ पर कुछ डेटा क्लियर दिखाई पड़ रहे हैं लेकिन कुछ डेटा क्लियर दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। अगर देखिए आप एक आध भी डेटा यहाँ पर ऊपर नीचे कर देते तो पूरा आंसर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने ट्राई किया था, आंसर सही नहीं आया था। इसमें देखिए करना क्या, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। इसमें देखिए यहाँ पर आपको दिसंबर के अंदर देखना है। दिसंबर के अंदर जो भी डेटा लिखा हो, यहाँ पर मेरे को जो है 210 जैसा कुछ दिखाई पड़ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर दिसंबर का जो भी आपके पास यहाँ पर डेटा है, आप यहाँ पर क्या करेंगे, एवरेज कैलकुलेट करेंगे। एवरेज कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या करना है, जनवरी में ऐड कराना है किसको, यहाँ पर दिसंबर का डेटा। ठीक है। अब यहाँ पर दिसंबर का डेटा ऐड कराना। अब यहाँ पर ये 12 महीनों का डेटा, तो आप इसमें 12 का डिवाइड करेंगे तो ये एवरेज आ जाएगा। और ये जो आपके पास यहाँ पर एवरेज निकल कर जो भी आएगा उसका और यहाँ पर दिसंबर का जो भी आपके पास डेटा, उन दोनों का डिफरेंस आपको देखना है, ये 93 आएगा। ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। बाकी यहाँ पर डेटा अगर आपको क्लियर दिखाई पड़ता तो मैं इसको जो है सोल्व करा देता। इसमें जो है 93 आपके पास करेक्ट आंसर आता। ठीक है। अब इसमें देखिए एक दूध वाले के पास यहाँ पर दूध और पानी के मिश्रण के 2 बर्तन आपको बताएगा और पहले में 80% दूध है और बाकी पानी है, और दूसरे में 50% दूध है और बाकी यहाँ पर पानी रहा होगा, यानी कि 50% वाटर रहा होगा। अब उसे प्रत्येक बर्तन में से जो है कितना मिश्रण मिलाना चाहिए ताकि 9 लीटर मिश्रण इस प्रकार प्राप्त हो जिसमें पानी और दूध का अनुपात जो है 1:2 हो। यानी कि यहाँ पर हम जो ओवरऑल मिश्रण बना रहे हैं उसमें मिल्क हमारे पास कितना % है वो हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। भाई आप देख सकते हैं 2 यूनिट आपके पास यहाँ पर मिल्क है। ओवरऑल जो मिश्रण प्राप्त हो रहा है उसमें 2 यूनिट आपके पास मिल्क है। टोटल कितने में से, 2 और 1 3 में से। तो 3 में से यहाँ पर 2 यूनिट मिल्क है और गुणा 100 करेंगे तो ये 200/3% जो है यहाँ पर ओवरऑल मिश्रण में जो है हमारे पास मिल्क की मात्रा है। और यहाँ पर देख सकते हैं इसमें जो है पहले मिश्रण में जो आपको 80% मिल्क बताएगा, हम यहाँ पर एलिगेशन लगाने वाले हैं। ठीक है। पहले में यहाँ पर जो है 80% बताएगा और दूसरे में जो है यहाँ पर आपको बताएगा कितना, 50%। और यहाँ पर ओवरऑल जो है हमारे पास कितना है, 200। ओवरऑल हमें 200/3% प्राप्त करना है मिल्क। ठीक है। आप चाहें तो वाटर में भी एलिगेशन लगा सकते हैं, आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बट्टे में से अगर आपको यहाँ पर 3 हटाना है तो आप यहाँ पर सभी को क्या कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे।
ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 से 3 कट जाएगा, बाकी यहाँ पर ये 3 से गुणा हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए एलिगेशन हम इसको देखिए मैं अलग से लिख देता हूँ। ये डेटा ये आपके पास यहाँ पर 240 बनेगा और यहाँ पर ये 150 बनेगा और ये हमारे पास यहाँ पर बट्टे में से 3 कट गया यानी कि 200 बनेगा। आप यहाँ पर क्या करेंगे, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को घटाएंगे तो यहाँ पर 40 का डिफरेंस और यहाँ पर 50 का डिफरेंस है। जब आप रेशियो बनाएंगे तो 0 से 0 कट गया यानी कि 5:4 आपके पास बना है। ठीक है। अब ये 5:4 आपके पास यहाँ पर इस अनुपात में जो है इन दोनों मिश्रण को आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर टोटल करें तो ये 9 यूनिट बन रहा है मिश्रण, जबकि यहाँ पर देखिए टोटल मिश्रण हमें बनाना कितना था, 9 लीटर बनाना था। तो इसी 9 यूनिट की वैल्यू आपको यहाँ पर प्रश्न में 9 लीटर दी गई है यानी कि डेटा हमारे पास 1 गुणा है। तो ये भी आपके पास यहाँ पर 1 गुणा हो जाएंगे यानी कि 5 लीटर और 4 लीटर ही आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ पर देखिए आप क्या करते हैं, यहाँ पर ये 18 वैल्यू होती है यहाँ पर, तो डेटा आपके पास 2 गुना होता तो ये भी 2 गुना हो जाते यानी कि 10 और 8 आपके पास सही आंसर होता। बट यहाँ पर देखिए डेटा 1 गुना है तो यही आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें देखिए समानांतर पटरियों पर 2 रेलगाड़ियां एक ही दिशा में चल रही हैं और रेलगाड़ी ए 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से यात्रा कर रही है और रेलगाड़ी बी जो है 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से यात्रा कर रही है। यदि रेलगाड़ी ए की लंबाई आपको यहाँ पर बता दी गई तो यहाँ पर रेलगाड़ी बी को जो है रेलगाड़ी ए को पार करने में 2 मिनट का समय लगता है। तो रेलगाड़ी बी की लंबाई आपको कैलकुलेट करके बतानी है। इसकी लंबाई अगर आप यहाँ पर एल मान लें तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस यहाँ पर 400 प्लस का एल यहाँ पर कवर की जाती। अब यहाँ पर देखिए 400 मीटर आपके पास यहाँ पर पहली रेलगाड़ी की लंबाई थी और यहाँ पर एल इसकी थी यानी कि 400 प्लस एल आपके पास टोटल लंबाई कवर होती। और यहाँ पर किस स्पीड से कवर होती, रिलेटिव स्पीड से। और रिलेटिव स्पीड देखिए दोनों के चालों का डिफरेंस करके कैलकुलेट करते हैं क्योंकि दोनों ट्रेनें जो है एक ही दिशा में चल रही हैं। और यहाँ पर ये किलोमीटर पर आवर में होता डिफरेंस और यहाँ पर आप इसको मीटर प्रति सेकेंड में कन्वर्ट करते तो 5/18 से गुणा करना पड़ता। ये दोनों ट्रेनों का एक दूसरे को पार करने में लिया गया समय आ जाएगा जो कि यहाँ पर प्रश्न में 2 मिनट का बताया गया। तो ये बराबर 2 होता, लेकिन ये टाइम आपके पास आता है ये सेकंड में आता, तो आप इसको भी सेकंड में कन्वर्ट करते यानी कि 60 से आपको गुणा भी करना पड़ता। बस अब कैलकुलेशन बची, आप कैलकुलेट कर लीजिए एल की वैल्यू यानी कि ट्रेन बी की लंबाई आपके पास आ जाएगी। इधर आपके पास 400 प्लस का एल हो जाएगा, ये इधर भेज देते तो ये 2 गुणा में आपके पास 60 इंटू में ये 30 और इंटू में आपके पास यहाँ पर 5/18 बनता। अब यहाँ पर देखिए 6 से काटते ये 10 बार कटता, 6 से काटते ये 3 बार कटता और 3 से ये 10 बार कट जाता। ये इधर जो है आपके पास 500 इंटू में 2 यानी कि 1000 बनता। ये 400 इधर घटा देते 1000 में से यानी कि 600 आपके पास यहाँ पर मीटर में एल बराबर आ जाता है यानी कि ट्रेन बी की लंबाई कितनी है, 600 मीटर। अब इसमें देखिए एक नाव जो है बी से ए तक धारा के प्रतिकूल और बी से ए तक धारा के प्रतिकूल और ए से जो है बी तक धारा के अनुकूल जाने में 3 घंटे का समय लेती है। और यदि स्थिर जल में नाव की चाल यानी कि x आपको यहाँ पर x की वैल्यू बता दी गई और धारा की चाल यानी कि y का मान भी आपको यहाँ पर बता दिया गया, तो ए और बी के बीच की दूरी आपको कैलकुलेट करके बतानी। अगर हम इस दूरी को d मान लेते हैं तो यही डिस्टेंस देखिए धारा के प्रतिकूल अगर बात करें तो x माइनस वाई की स्पीड से यहाँ पर यह कवर होती और यहाँ पर x माइनस वाई की स्पीड से यहाँ पर ये कवर होती और यहाँ पर वही डिस्टेंस धारा के अनुकूल जाते समय यहाँ पर x प्लस वाई की स्पीड से कवर होती। और यहाँ पर देखिए दूरी बट्टे चाल करते तो ये टाइम आता और टाइम का ये हो गया यानी कि टोटल टाइम आपके पास यहाँ पर 3 घंटे का बताया गया था, तो बराबर 3 कर देना था। बस वैल्यू पुट कर दीजिए और कुछ नहीं करना। आप ऊपर से d कॉमन ले लेते ब्रैकेट के अंदर 1/x माइनस वाई यानी कि आप यहाँ पर 9 में से 3.5 माइनस करते तो ये आपके पास यहाँ पर 5.5 बचता और प्लस के अंदर ये 9 प्लस का यहाँ पर 1/, के अंदर 9 प्लस का 3.5 करते तो ये 12.5 हो जाता और ये बराबर की साइड हमारे पास 3 हो रहा है। अब इसमें देखिए कैलकुलेशन कर लीजिए भाई, यहाँ पर पॉइंट हटाते ऊपर 0 आता और यहाँ पर भी पॉइंट हटाते ऊपर 0 आता। तो 5 से काटते ये 2 बार कटता, 5 से काटते ये 25 आ जाता, 5 से काटते ये भी 2 बार कटता, 5 से काटते ये 11 आ जाता। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए चाहें तो 2 कॉमन भी ले सकते हैं, बट यहाँ पर देखिए 25 दूनी का 50 हो जाएगा, 11 दूनी का 22 हो जाएगा, 50 और 22 कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। और बट्टे के अंदर यहाँ पर 11 इंटू में 25 हो जाएगा यानी कि ये आपके पास 275 बनेगा और ये इक्वल टू जो है 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये 24 या 72 हो जाएगा भाई, यहाँ पर 3 से काटेंगे तो ये 24 या 72 हो जाएगा और यहाँ पर ये 275 इधर आ जाएगा, 24 इसके बट्टे में आ जाएगा। तो 275 को अगर आप 24 से डिवाइड करें तो एक बार चला जाएगा, फिर यहाँ पर 3 बचा, उतारेंगे 5, 24 से कम 24 फिर एक बार जाएगा यानी कि 11 पॉइंट करके समथिंग आंसर आएगा और ये 11.46 किलोमीटर में जो है आपके पास यहाँ पर डिस्टेंस आ जाती। अब इसमें देखिए 11% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश की गई 2000 की धनराशि कितने वर्षों में जो है इतनी हो जाएगी, यानी कि हमें कितने का ब्याज चाहिए, 1100 का ब्याज चाहिए।
अब 1100 का ब्याज चाहिए और वो धनराशि जो है हम यहाँ पर मान लेते, सॉरी यहाँ पर वो धनराशि आपको यहाँ पर प्रश्न में बताई गई कितनी है 2000 के। तो 2000 की धनराशि, रेट ऑफ इंटरेस्ट 11% बताई गई, टाइम हमें कैलकुलेट करना, डिवाइड करते हैं 100 से। तो PRT डिवाइडेड बाय 100 वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पर लगा दिया, तो ये ब्याज आता। और ब्याज हमारे पास कितने का चाहिए, 1100 का चाहिए, तो बराबर 1100 कर दीजिए, कैलकुलेट कर दीजिए भाई। 2 0 से यहाँ पर 2 0 कट गए। इसके बाद 11 से यहाँ पर काटेंगे तो ये आपके पास यहाँ पर ये आ जाएगा 100, और यहाँ पर 1 0 से 1 0 कट जाएगा। तो यहाँ पर 2 का 10 में डिवाइड करें तो t बराबर 5 वर्ष जो है ये आपके प्रश्न का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए 25 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाले 15 किलो गेहूं को एक अन्य प्रकार के 10 किलो गेहूं के साथ मिलाकर 30 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाला मिश्रण प्राप्त किया जाता है। तो महंगे गेहूं का मूल्य आपको कैलकुलेट करके बताना प्रति किलोग्राम, ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ पर एलिगेशन हम यहाँ पर भी लगा देंगे भाई। 25 रुपये आपको यहाँ पर इस पहले प्रकार के गेहूं का आपको मूल्य बताया गया, दूसरे प्रकार के गेहूं का मूल्य आपको यहाँ पर प्रश्न में बताया नहीं गया, लेकिन ओवरऑल जो मिश्रण प्राप्त होता है उसका मूल्य आपको यहाँ पर 30 रुपये बताया गया, ठीक है। तो एलिगेशन जब आप यहाँ पर लगाते तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाते तो यहाँ पर आपके पास 5 का डिफरेंस आपको दिखाई पड़ा। यहाँ पर डिफरेंस हम बता नहीं सकते, लेकिन ये जो आपके पास रेशियो बनेगा यहाँ पर वो इनके वेट का रेशियो बनेगा, और वेट का रेशियो हम यहाँ पर पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये 15 किलो बताया गया और ये 10 किलो बताया गया, यानी कि 15:10 करते हैं। तो यहाँ पर ये 3:2 बनता, ये आपके पास रेशियो बनता। 2 यूनिट की वैल्यू 5 है, यानी कि डेटा आपको देखिए यहाँ पर 2.5 गुना दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पर 2.5 गुना डेटा है, तो ये भी आपके पास यहाँ पर 2.5 गुना हो जाएगा, यानी कि अगर आप इसको भी 2.5 गुना करते हैं, 2.5 से गुणा करते हैं, तो ये 7.5 जो है आपके पास यहाँ पर बनेगा। और 7.5 यहाँ पर बनेगा। आपको पता है एलिगेशन में एक वैल्यू छोटी होती है तो एक वैल्यू बड़ी होती है भाई। यहाँ पर ये वैल्यू 30 से छोटी है तो ये वैल्यू बड़ी होगी 30 से। तो यहाँ पर आप इसमें 7.5 ऐड कराएंगे तो यहाँ पर ये 37.5 रहा होगा, और यही आपको कैलकुलेट करना था। ये इसका मूल्य था और ये इस प्रकार के गेहूं का मूल्य था, यहाँ पर रखा था, ठीक है। तो इसका प्रति किलो मूल्य आपके पास यहाँ पर कितना आया, 37.5 रुपये आया। इसमें देख लीजिए, एक परिवार अपने मासिक आय का 20% घर के किराए पर खर्च करता है और शेष राशि में से जो है परिवार 50% घरेलू खर्च और 20% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। यदि ऐसा करने के बाद परिवार की मासिक बचत आपको यहाँ पर बता दी गई तो परिवार की कुल मासिक आय कैलकुलेट करके बताएं। देखिए, परिवार की कुल मासिक आय अगर हम x मान लेते हैं तो इसका 20% इसने घर के किराए पर खर्च कर दिया, यानी कि 80% इसका बचा होगा। अब यहाँ पर ये जो शेष राशि बची है इसका 50% घरेलू खर्च और फिर यहाँ पर जो है 20% बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर दिया, यानी कि 50 और 20, यानी कि जो शेष राशि बची थी इसका 70% और खर्च कर दिया। तो यहाँ पर 30% इसका शेष बचा। तो अब ये जो शेष राशि बची है वो आपको यहाँ पर बताई गई 6600 है। तो बराबर कर दीजिए भाई। 2 0 से 2 0 कट गए, 3 से काटेंगे तो ये आपके पास यहाँ पर 2200 बनेगा, और 4 से काटेंगे तो ये 2 बार कटेगा, 4 से काटेंगे ये 2200 बनेगा, और यहाँ पर 4 से काटेंगे तो ये आपके पास कितना बनेगा, 500 के 20 हो जाएगा, और ये 500 के 20 यानी कि 550 बनेगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये 2 से काटेंगे तो ये 50 बनेगा, और 50 के उधर गुणा करा दें तो x बराबर 2 0 आ जाएंगे, और यहाँ पर जो है 5 5 25 और 25 और 2 27 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अब इसमें देखिए, दो संख्याओं का अनुपात आपको बताया गया और यदि उनका महत्तम समापवर्तक 3 है तो इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना है ये आपको कैलकुलेट करना है। तो डायरेक्ट आप यहाँ पर देखिए, इनका गैप यहाँ पर 2 का है और यहाँ पर ये HCF जो आपको यहाँ पर 3 बताया गया, तो यहाँ पर ये डिफरेंस अगर आप कैलकुलेट करते तो ये कितना हो जाता, 2 गुणा में 3 करते, यानी कि 6 आपके पास करेक्ट आंसर हो जाता। अब देखिए प्रश्न को यहाँ पर समझिए, तो यहाँ पर आपके पास ये जो संख्याएँ हैं ये आपको पता है कि यहाँ पर ये HCF का ही मल्टीपल होती है। तो 13 3 39 करते और 15 3 45 करते, 39 और 45 का डिफरेंस देखिए 6 ही तो है। तो आप इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पर संख्या अगर आपके पास यहाँ पर कैलकुलेटिव होता है प्रश्न तो उसमें जो है आपको कैलकुलेशन ज़्यादा करानी पड़ती हैं और उसमें टाइम लग सकता है। तो इस तरह से जो है ये ज़्यादा बेटर रहता है, डायरेक्ट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें देखिए यहाँ पर यदि किसी संख्या का 5/6 उसी संख्या से 10 कम है तो संख्या का 7/5 कैलकुलेट करके बताना। अगर हम उस संख्या को x मान लें तो इसका 5/6 बराबर हमें बताया गया उसी संख्या से 10 कम है, यानी कि x में से ही आप 10 माइनस करके बराबर कर देंगे। तो यहाँ से अगर आप x की वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये 10 तो बराबर के एक साइड आकर प्लस हो जाएगा और ये 5x डिवाइडेड बाई 6 x में से माइनस हो जाएगा। तो x में से 5x डिवाइडेड बाई 6 माइनस करेंगे और ये 10 बराबर के एक साइड जो है प्लस में आ जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 6x में से 5x गया, x/6 बचेगा और ये बराबर 10 है तो यहाँ पर 60 हो जाएगा। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 60 आ जाएगी, ठीक है।
अब इसके बाद यहाँ पर जो है आपको इसी का जो है 7/5 कैलकुलेट करके बताना था। तो यहाँ पर 60 का अगर आप 7/5 कैलकुलेट करें तो 12×5 60, 12×7 84 जो है आपके पास यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब इसमें देखिए किस वर्ष में जो है प्रति लीटर मूल्य अधिकतम था। अब यहाँ पर देखिए आपको ये अगर आप यहाँ पर देखें तो मात्रा लाख लीटर में बताई गई और मूल्य रुपए करोड़ में बताया गया। तो आपको यहाँ पर पता चल गया कि क्वेश्चन हमारा कैलकुलेटिव हो सकता है, तो आप इसको स्किप कर देते हैं, आगे बढ़ जाते क्योंकि क्वेश्चन और भी है। अब देखिए हालांकि ये बनाते तो इतना ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। इसमें देखिए 2011 में देखिए ये लाख लीटर में बताएगा। आपको पता है 1 लाख में 5 जीरो होते हैं, तो यहाँ पर ये 5 जीरो मैंने लिख दिए। और 1 करोड़ में आपको पता है 7 जीरो होते हैं, तो यहाँ पर जो है 7 जीरो मैंने लिख दिए। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर आप इनको डिवाइड करेंगे, भाई आपको यहाँ पर 1 लीटर का मूल्य कैलकुलेट करना है, तो आप मूल्य में जो है इतने लीटर का डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये 5 जीरो से तो ये 5 जीरो कट जाएंगे, 2 जीरो बचेंगे। अब यहाँ पर देखिए 2400 के अंदर आप डिवाइड करेंगे। इसका अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो 2400 के अंदर आप किसका डिवाइड करेंगे, 130 का डिवाइड करेंगे। तो 0 से 0 कट गया, सॉरी यहाँ पर 24,000 होगा, 2 जीरो एक्स्ट्रा आएंगे आगे, ठीक है। तो यहाँ पर 24,000 के अंदर आप इसमें 130 का डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर ये 0 से 0 कट गया, 13 का डिवाइड करेंगे, 13 एकम 13 हो गया, बच गया 11, उतारेंगे 0। अब यहाँ पर 13 नमा 117 तो ज़्यादा चला जाएगा, 13 8 104 बच गया 6, 13 5 65 ज़्यादा चला जाएगा, 4 बार जाएगा, पॉइंट करके समथिंग आपके पास यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ पर अगर आप इसमें कैलकुलेट करें, भाई इसमें अगर आप यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास 220 जो लिखा हुआ है, इसके आगे 2 जीरो एक्स्ट्रा आएंगे और बटे के अंदर आप यहाँ पर 115 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 5 से अगर आप इसको डिवाइड करें तो ये आपके पास ऊपर कितना बन रहा है, ये आपके पास यहाँ पर 4400 बन रहा है और बटे के अंदर जो है 23 पंच 115 होता है। अब 23 का इसमें डिवाइड करेंगे, एक बार तो चला जाएगा, फिर यहाँ पर शेष फल बचेगा 21, उतारेंगे 0 और 23 नमा 207 होता है, तो यहाँ पर 9 बार चला जाएगा, बच गया 3, उतारते 0, फिर यहाँ पर एक बार चला जाता है, 191 पॉइंट समथिंग आपके पास ये आएगा, ठीक है। अब इसका अगर आप यहाँ पर कैलकुलेट करते तो ये 420 है और इसके आगे 2 जीरो एक्स्ट्रा आते और बटे के अंदर आप करते 142। अब देखिए 142 अप्रोक्सीमेट 140 के अप्रोक्सीमेट है, ठीक है। तो यहाँ पर आप 140 का अगर इसमें डिवाइड करते तो 14 3 42, भाई 0 से 0 कट जाता, 14 3 42। ये अप्रोक्सीमेट में लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं आएगा, ये अप्रोक्सीमेट में 300 के आसपास ही हमारे पास डेटा आएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ पर ये जो 5500 है, सॉरी ये 550 जो है, इसमें 2 जीरो एक्स्ट्रा आ जाएंगे, 55,000 आ जाएगा। बट्टे के अंदर आपको करना 165। अब देखिए 5 से अगर आप इसको डिवाइड करते तो ये ऊपर 11,000 बनता और बट्टे के अंदर जो है 5 3 15, 5 एकम 5, 31 का इसमें डिवाइड करते तो यहाँ पर देख, सॉरी यहाँ पर ये अप्रोक्सीमेट 30 मान लेते, 30 का डिवाइड करते तो यहाँ पर 0 से 0 कट जाता, 3 3 9 हो जाता, 6 3 18 हो जाता, फिर यहाँ पर 6 3 18, फिर यहाँ पर 0.66 आपके पास यहाँ पर ये भी अप्रोक्सीमेट में आएगा क्योंकि मैंने 30 से डिवाइड किया, ठीक है। हालांकि अगर आप एग्जैक्ट 31 से डिवाइड करते तो 366 से कम आता। कम क्यों आता, क्योंकि यहाँ पर हमने जो है वैल्यू को बट्टे में जो है घटाकर डिवाइड किया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसका अगर आप इसमें डिवाइड करते तो यहाँ पर 610 है और आगे 2 जीरो एक्स्ट्रा आ जाते और बट्टे के अंदर 195 में से आपको डिवाइड करना था। अब इसमें देखिए 5 का डिवाइड करते तो 12 5 से 60 हो जाता, 5 दूनी का 10 और ये 2 जीरो एक्स्ट्रा आ जाते, बट्टे के अंदर जो है 5 से डिवाइड करते तो ये 39 आपके पास यहाँ पर आता, ठीक है। अब यहाँ पर बराबर की साइड ये भी मैं अप्रोक्सीमेट लिख रहा हूँ भाई, 40 से आप अप्रोक्सीमेट डिवाइड करते तो 0 से 0 कट जाता, 4 3 12 और 0 बार जाता, 4 5 20, ये अप्रोक्सीमेट 305 के अप्रोक्सीमेट आता। तो इसमें देखिए सबसे ज़्यादा आपको किस में दिखाई पड़ रहा है, अधिकतम मूल्य इसी में दिखाई पड़ रहा है, तो 2014 ही आपके पास करेक्ट आंसर आ जाता। तो इस तरह से आप इसको अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट कर सकते थे। अब इसमें देखिए ए और बी एक काम को क्रम से 6 और 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे बारी बारी से एक दिन छोड़कर काम करते हैं और ए पहले दिन काम शुरू करता है तो काम को पूरा करने में उन्हें कितने दिन लगेंगे। तो ए देख सकते हैं 6 दिन में करता है, बी यहाँ पर 8 दिन में करता है। दोनों का एलसीएम लेंगे तो 24 आ गया, तो 6 चौके 24 हो गया, 8 3 24, ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। अब देखिए ए पहले दिन काम करता है फिर बी काम करता है। अब यहाँ पर इसी तरह से ये 2-2 दिन का काम यहाँ पर चलता जाएगा एंड तक, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 दिन के अंदर जो है हमारे पास कितने यूनिट का काम हुआ, ये 4 यूनिट का काम करता है, ये 3 यूनिट का काम करता है, यानी कि टोटल 7 यूनिट का काम हुआ। जबकि टोटल वर्क हमारे पास 24 यूनिट का है, तो हमें करवाना 24 यूनिट है। तो हम देखिए एग्जैक्ट तो करा नहीं सकते, लेकिन हम इसका 3 गुना करें तो ये 21 यूनिट का काम हो जाएगा, इसका भी 3 गुना करें तो 6 दिन के अंदर हमारे पास 21 यूनिट
काम हो जाएगा। अब शेष काम कितना बचा है भाई, 24 में से 21 यूनिट हो चुका है, यानी कि 3 यूनिट का शेष काम बचा है। अब यहाँ पर देखिए बी पर एंड हो रहा है प्रत्येक 2 दिन के बाद। अब यहाँ पर फिर से ए की बारी आएगी लास्ट में। अब यहाँ पर ए जो है यहाँ पर 4 यूनिट का काम करता है एक दिन में, जबकि यहाँ पर शेष 3 यूनिट का काम बचा था। तो 3 यूनिट का ये 4 ये एफिशिएंसी से काम करेगा, यानी कि 3/4 दिन का टाइम जो है इसको और लग जाएगा यहाँ पर। तो 6 दिन तो ये रहे और यहाँ पर 3/4 दिन ये रहे, 6 से ही 3/4 दिन आपके पास करेक्ट आंसर आ जाता। अब इसमें देखिए ए और बी जो है एक काम को 5 दिनों में कर सकते हैं, जबकि सी और डी जो है उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। तो यहाँ पर ए बी सी और डी जो है एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप इसको एक्स मान लें और इसको वाई मान लें, तो यहाँ पर देख सकते हैं एक्स इतने दिन में काम करता है और वाई इतने दिन में काम करता है, और दोनों मिलकर एक साथ कितने दिन में काम करते हैं। तो ये फॉर्मूले से हो जाएगा भाई, उस टाइप का प्रश्न बन रहा है। मैंने आपको यहाँ पर बता रखा था कि ए जो है यहाँ पर एक्स दिन में काम करता है और बी जो है यहाँ पर वाई दिन में काम करता है। तो यहाँ पर फॉर्मूला डायरेक्ट हम यूज़ करते हैं एक्स वाई और बटे में एक्स प्लस वाई। भाई यहाँ पर एक साथ मिलकर काम कराना, ये वाले मिलकर और ये वाले मिलकर एक साथ काम करेंगे, तो यहाँ पर x इंटू में y और बटे में x प्लस वाई वाला फॉर्मूला लग जाएगा। अब यहाँ पर ये x दिन में काम करते हैं और ये y दिन में काम करते हैं, तो फॉर्मूला डायरेक्ट एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई। ठीक है। अब यहाँ पर 5 रखेंगे और ये बट्टे के अंदर ये इंटू के अंदर 20 रखेंगे और बट्टे के अंदर 5 प्लस का 20 करेंगे, तो ये 25 बनेगा। 5 पंचे 25 और 500 के 20, यानी कि 4 दिन जो है ये आपको यहाँ पर आंसर दिखाई पड़ गया। अब इसमें देख सकते हैं एक कक्षा में जो है 20 विद्यार्थियों का औसत भार 55 kg बताया गया। यदि इसमें कक्षा शिक्षक का भार शामिल कर लिया जाए तो औसत में जो है 0.5 kg की वृद्धि हो जाती है। तो कक्षा में शिक्षक का भार कैलकुलेट करके बताना। देखिए अगर यहाँ पर ये भी शिक्षक भी अपने साथ 55 किलो लेकर आता तो एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एवरेज देखिए 0.5 kg से बढ़ रहा है, यानी कि 0.5 kg से एवरेज बढ़ रहा है। लेकिन कितने लोगों में भाई 20 विद्यार्थी थे और यहाँ पर एक शिक्षक आ गया, यानी कि टोटल 21 लोगों में यहाँ पर बढ़ रहा है। तो 21 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि इतने किलो वेट जो है ये एक्स्ट्रा लेकर आ रहा है, तो ये आप इसमें ऐड कराते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अब 0.5 का मतलब आपको पता है 1/2 होता है, तो 21 का 1/2 10.5 होगा और 10.5 आप इसमें ऐड कराएंगे तो ये 65.5 आपके पास किलो में जो है शिक्षक का भार आ जाएगा। ठीक है। अब इसमें देखिए इफ़ द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए कोन इज 70 सेंटीमीटर एंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया इज 4070 सेंटीमीटर देन व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम। यानी कि आपको यहाँ पर शंकु का आयतन कैलकुलेट करके बताना है और इसका व्यास आपको यहाँ पर बताया गया और कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको यहाँ पर बताया गया। ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका व्यास बताया गया, तो यहाँ पर कोन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी भाई 70/2 करेंगे, यानी कि 35 आपके पास इसकी त्रिज्या हो जाएगी। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, ये आपको पता है इसका फॉर्मूला πRL होता है और ये बराबर 4070 बताया गया। तो पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे, आर का मान 35 रखेंगे, एल आपको कैलकुलेट करना 4070 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 7 पंचे 35 होगा और 5 का आप इसमें डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिए भाई, 5 से ये कट जाएगा, 8 पंचे 40 हो जाएगा, 5 से कम 5 और 500 के 20 हो जाएगा। अब देखिए 22 का उधर डिवाइड करें, एल बराबर कितना आ जाएगा, देखिए 2200 के 88 तो ज़्यादा चला जाएगा, तो 22 3 66 हो जाएगा, बच गया 15, उतारेंगे 4 154, 22 7 154, एल बराबर हमें कितना मिल गया 37। तो एच बराबर फॉर्मूला होता है हमारे पास अंडर के अंदर एल का स्क्वायर माइनस कर देते हैं आर का स्क्वायर। तो अंडर के अंदर हम क्या करेंगे 37 का स्क्वायर करेंगे माइनस 35 का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर अंडर के अंदर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएं तो 2 इंटू में ये 72 बन जाएगा और 72 का 2 गुना 144 होता है और 144 का वर्गमूल 12 सेंटीमीटर आपके पास आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास ये हाइट आ चुकी है, तो आप वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं भाई। वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए 1/3, पाई की वैल्यू 22/7 और इंटू में आर का स्क्वायर ये 35 इंटू में 35 और इंटू में हाइट आप यहाँ पर 12 रखेंगे, तो 3 से कट गया 4 बार और यहाँ पर 7 से कट गया ये 5 बार, 500 के 20 होगा, 20 के अगर आप 22 से गुणा कराएं तो ये 440 बनेगा, इंटू में 35 बनेगा, 35 के इसके साथ गुणा कराएं तो ये 0, 35 का 4 गुणा आपके पास 140 होता है, हासिल 14 आएगी, 140 और 14 ये 154 बन जाएगा। तो यहाँ पर आंसर तो आपके पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ चुका है।
अब देखिए डायरेक्ट बना दे तो कैसे बनाते, तो यहाँ पर आपको पता है आपके आंसर में यहाँ पर पाई आ रहा है और पाई के अंदर 22/7 देखिए 22 होता है, और 22 देखिए यहाँ पर 11 का मल्टीपल होता है, और 11 देखिए जनरली किसी से यहाँ पर आंसर में हमारे पास कटता नहीं है किसी से, ठीक है। अब यहाँ पर नहीं कटता तो आप इसमें सीधे डायरेक्ट क्या करते, 11 का डिविजिबिलिटी चेक करते, तो ये आपके पास यहाँ पर 4 1 5 हो जाता, और यहाँ पर देख सकते हैं 5 में से 5 घटाते तो ये 11 से डिवाइड आपका है, ठीक है। ये आंसर हो सकता है। इसमें देखिए यहाँ पर ये आप करते हैं तो ये 9 बनता, और यहाँ पर 9 में से 1 जाता 8, 8 11 से डिवाइड नहीं है तो ये 11 से डिवाइड है भी नहीं आपका आंसर, ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ पर ये 7 बनता, और यहाँ पर 7 में से 7 घटाते 0 आ रहा है, और 0 11 से डिवाइड है, यानी कि ये भी आपका यहाँ पर 11 से डिवाइड है। और यहाँ पर करते तो ये आपके पास 4, और यहाँ पर 4 में से 6 घटाते तो आपके पास 2 का डिफरेंस आता, तो यहाँ पर ये आपके पास 11 से डिवाइड नहीं है, ये भी हटा देते। तो 2 ऑप्शन आपके पास यहाँ पर सही हो रहे थे, यानी कि 2 ऑप्शन आपके पास यहाँ पर 11 के मल्टीपल थे, ठीक है। तो 11 के मल्टीपल 2 ऑप्शन थे, तो इस स्थिति में आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके देखना पड़ता है, और कैलकुलेट करके मैंने आपको दिखा दिया, आंसर आपके पास ये आएगा। अब इसमें देखिए सम ऑरेंजेस वर परचेस्ड एट 150 पर 100 and sold at ₹24 per dozen, it gave a gain of ₹1000. How many orange were purchased? यानी कि कितने संतरे जो है वो खरीदे गए थे, यानी कि उसने यहाँ पर जो है 100 संतरे खरीदे, कितने रुपए में, 150 रुपये में, और यहाँ पर 1 दर्जन उसने बेच दिया कितने रुपए में, 24 रुपये में, और उसे प्रॉफिट हुआ कितने का, 1000 रुपये का हुआ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास यहाँ पर जो 100 संतरे थे, अब ऑरेंज से ओ से लिखूंगा तो मैं यहाँ पर देखिए आपको ये 0 जैसा दिखाई पड़ेगा, तो हिंदी में मैं लिख रहा हूँ संतरे, ठीक है। अब यहाँ पर 100 संतरे इसने खरीदा, और यहाँ पर कितने रुपए में खरीदा, 150 रुपये में खरीदा। अब 150 रुपये में खरीदा, ये आपके पास कॉस्ट प्राइस हो गया 100 संतरों का। तो एक संतरे का कॉस्ट प्राइस आपके पास कितना हो जाएगा, आप इधर 100 का डिवाइड करते तो ये 1.5 रुपये आ जाता, ठीक है। अब यहाँ पर एक संतरे का कॉस्ट प्राइस आपके पास आ चुका है, तो यहाँ पर जो है 1 दर्जन, भाई 1 दर्जन संतरे का आपके पास यहाँ पर क्या होगा, आपको पता 1 डजन के अंदर जो है वो आपके पास यहाँ पर 12 संतरे होते हैं, तो आप दोनों साइड क्या करते हैं, 12 से गुणा कराते, ठीक है। तो ये 1.5 का अगर आप 12 गुणा करते तो 12 पंचे 60, 0 कट के 12 और 6 18 आपके पास यहाँ पर ये रुपए आ जाता, ठीक है। 18 रुपये हो जाते 12 संतरे के, यानी कि 12 संतरों का कॉस्ट प्राइस आपके पास 18 रुपये आ चुका है, और सेलिंग प्राइस आपको यहाँ पर 1 दर्जन का बताया गया प्रश्न में कितना, 24 रुपये। तो यहाँ पर 24 रुपये यहाँ पर सेलिंग प्राइस है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 6 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, जबकि यहाँ पर प्रश्न में आपको प्रॉफिट कितने का बताया गया, 1000 रुपये का बताया गया। तो यानी कि अगर हम 6 यूनिट की वैल्यू 1000 कर दें तो ये आपके पास यहाँ पर संतरे 12 नए बेचे, यहाँ पर इसने 12 नए खरीद कर जो है कितने खरीदे थे, ये भी 12 का यहाँ पर 1000/6 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 6 यूनिट की वैल्यू 1000 है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2000 आ जाएगा, यानी कि उसने 2000 यहाँ पर 2000 जो है संतरे उसने खरीदे थे, ये संतरों की संख्या आएगी आपके पास, ठीक है। अब इसमें देखिए किस धनराशि पर 5% वार्षिक की दर से जो 3 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज के बीच का अंतर 15.25 होगा। तो इसके लिए देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ होता है, आप बेसिक से भी बना सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा उससे कैलकुलेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब फॉर्मूला देखिए मैंने आपको बार बार बता रखा है, यहाँ पर पी ये 3 वर्ष के लिए अप्लाई होता है ये फॉर्मूला, बाकी 2 वर्ष के लिए अलग होता है, ठीक है। इसमें देखिए P इंटू में R डिवाइडेड बाई 100 का होल स्क्वायर, और ये 300 प्लस का R और डिवाइडेड बाय 100 होता है, और ये इक्वल टू जो है आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट और सेलिंग प्राइस, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको प्रिंसिपल तो कैलकुलेट करना, और आर की वैल्यू आप यहाँ पर क्या रखेंगे, 5% रखेंगे। तो यहाँ पर इंटू में 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, बट्टे के अंदर 100 का स्क्वायर करेंगे तो 100 इंटू में 100 आप यहाँ पर लिख सकते हैं, और गुणा के अंदर ये आपके पास 300 प्लस, देखिए 300 प्लस 5 करेंगे तो ये 305 बन जाएगा, ठीक है। तो ये डायरेक्ट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 305 हो जाएगा, और ये बट्टे के अंदर जो है 100 हो जाएगा, और ये बराबर की साइड इन दोनों का डिफरेंस आपको यहाँ पर प्रश्न में ये बताया गया था 15.25, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस। अगर आप यहाँ पर पॉइंट हटाते तो बट्टे के अंदर 100 आता, और 100 से 100 कट जाता, 25 से ये 4 बार कटता, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए 305 को अगर आप 5 से गुणा करें तो ये आपके पास बन रहा है 1525, यानी कि 5 गुना लिखा है तो 5 बार कट जाएगा। अब देखिए 400 के अगर इधर 5 से गुणा करें तो P बराबर 2000 आपके पास बन जाएगा, यानी कि आपके पास वो धनराशि जो है 2000 की थी।
अब इसमें देखिए 1650 विद्यार्थियों वाले एक स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात आपको बताया गया। यदि 124 नए लड़कों और कुछ नई लड़कियों को प्रवेश दिया जाता है तो अनुपात ये हो जाता है। तो प्रवेश लेने वाली लड़कियों और नए लड़कों का अनुपात क्या है, ये आपको कैलकुलेट करके बताना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रेशियो आपके पास यहाँ पर 6:5 बताया गया था। ये बॉयज़ और गर्ल्स का यहाँ पर रेशियो बताया गया था। अगर आप यहाँ पर टोटल करते हैं तो 11 यूनिट आपके पास टोटल विद्यार्थी होते हैं, जबकि प्रश्न में टोटल विद्यार्थी 1650 बताए गए। तो डेटा आप यहाँ पर देख सकते हैं 11 एकम 11, 11 पंचे 55, 150 गुणा आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। तो ये 15 छिके 90 यानी कि 900 आपके पास यहाँ पर हो जाता है। 15 छिके 15 पंचे 75 यानी कि 750 आपके पास यहाँ पर गर्ल्स की संख्या आ जाती है। ठीक है, अब आपसे प्रश्न में यहाँ पर ये बोला गया था कि यहाँ पर 124 नए लड़के और कुछ नई लड़कियों, यानी कि यहाँ पर 124 लड़के शामिल किए जाते हैं। अब यहाँ पर लड़कियाँ कितने शामिल किए जाते हैं वो हमें नहीं पता, ठीक है, लेकिन लड़कों की संख्या हमें पता है। तो यहाँ पर ये लड़कों की संख्या कितनी हो जाती है, 1024 हो जाती है। लेकिन यहाँ पर रेशियो बता दिया गया है, जब इनको प्रवेश दिया जाता है तो ये रेशियो बदल कर हमारे पास क्या हो जाता है, 4:3 हो जाता है। यानी कि इसी 4 यूनिट की वैल्यू अगर हमारे पास 1024 है तो 4 दूनी का 8 हो गया, बच गया 2, 4 पंचे 20 हो गया और 6 चौके 24। डेटा 256 गुणा दिखाई पड़ा, तो यहाँ पर भी ये 256 गुणा हो जाएगा। और 256 की अगर 3 से गुणा कराएं तो 6 का 18 हो गया, बच गया 1, 5 का 15, 1 16 हो गया, बच गया 1 और 3 दूनी का 6, 1 7, 768 आपके पास आएगा। यानी कि हमारे पास यहाँ पर क्या रहा होगा भाई, 18 हमारे पास रहा होगा, तभी हमारे पास ये योग जो है 768 हो रहा है। तो यहाँ पर जो प्रवेश दिया जा रहा था, यानी कि 124 तो लड़कों को प्रवेश दिया जा रहा था, 18 लड़कियों को प्रवेश दिया जा रहा था। इनका रेशियो आपको बताना था, यानी कि गर्ल्स का बॉयज़ के साथ आपको रेशियो बताना था। तो 18:124 आप करेंगे तो 2 से काट दीजिए, यानी कि 9:62 आपके पास यहाँ पर करेक्ट आंसर आता है। ठीक है, अब इसमें देखिए द लेंथ ऑफ एन एज ऑफ ए क्यूब इज 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया। यानी कि आपको घन का जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैलकुलेट करके बताना। 6 गुणा में भुजा स्क्वायर होता है और यहाँ पर इसकी भुजा, घन की भुजा आपको यहाँ पर बताई गई है प्रश्न में 3.5 है। तो 6 गुणा में आप करते 3.5 का स्क्वायर। आपको देखिए 35 का स्क्वायर पता है, 6 गुणा में 1225 आपके पास 35 का स्क्वायर होता है, 2 स्थान पर दशमलव आ जाएगा। अगर आप 6 से इसकी गुणा कराते हैं तो 6 पंचे 30 हासिल 3 आता, 6 दूनी का 12, 3 15 हो जाता हासिल 1, 6 दूनी का 12 और 1 13 का 3 और 6 और 1 7 और 2 स्थान पर दशमलव आ जाता। यानी कि 73.5 सेंटीमीटर स्क्वायर में जो है इसका टोटल सरफेस एरिया आपके पास आ जाता है। ठीक है, तो ये थे आपके पूरे 20 प्रश्न और यहाँ तक की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देखिए अगले कल जो है हम इसको स्टार्ट कर देंगे SSC CHSL के प्लेलिस्ट को। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।